ये स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन का थर्ड पॉइंट है एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एक्रोसोमल रिएक्शन का मीन्स एक्रोसोम के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो लाइटिक एंजाइम्स हैं और उन्हीं लाइटिक एंजाइम्स के द्वारा जो एग एनवलप है वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, तीनों प्रकार की अंडाणुओं को गलाया जाता है, उनको नष्ट किया जाता है। अर्थात एक्रोसोम के द्वारा मेल गेमिट के न्यूक्लियस के लिए रास्ता बनाया जाता है। तो इस तरह से एक्रोसोमल रिएक्शन और पेनिट्रेशन। तो पहला हम लेते हैं मेल गेमिट जो है वो फीमेल गेमिट के अंदर दो तरीकों से, दो प्रकार से एंटर करता है। पहला है मैकेनिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो मछलियां हैं और कीट हैं, फिशेज एंड इंसेक्ट, इनके अंडों के बाहर अंडावरण जो पाया जाता है, कोरोना रेडिएटा हो या प्राइमरी एग एनवलप हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तो या कोरियन हो, उनमें हार्ड कोरियन के अंदर माइक्रोपाइल सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। तो उन माइक्रोपाइल के द्वारा मेल गेमिट जो है वो फीमेल गेमिट या ओवम की पीएम तक पहुंचता है। मछलियों के अंदर और पेट्रोमाइजोन की हम बात करें तो पेट्रोमाइजोन का जो एग है उस एग के माइक्रोपाइल्स के अंदर वहाँ पर हजारों की संख्या में मेल गेमिट का समूह देखा गया है। तो पहला है फिशेज एंड इंसेक्ट के अंदर जो हार्ड कोरियन है उसमें माइक्रोपाइल्स पाए जाते हैं और उन्हीं माइक्रोपाइल्स के द्वारा मेल गेमिट फीमेल गेमिट की पीएम तक पहुंचता है। दूसरा है केमिकल मेथड या रासायनिक विधि। केमिकल मेथड के अंतर्गत पहला है बाय एक्टिवेशन ऑफ सी वाटर, बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, अर्थात मेल गेमिट या स्पर्म के द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, क्योंकि वो एक जीवित कोशिका है। तो जीवित कोशिका श्वसन क्रिया करेगी, तो श्वसन के दौरान जो CO2 बाहर छोड़ी जाती है, उस CO2 के कारण उस स्थान का जो जल है वो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो एग जेली है वो नष्ट हो जाती है। एकाइनोड्रम्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एकाइनोड्रम्स के जो मेल गेमिट हैं उनके द्वारा श्वसन प्रक्रिया के द्वारा छोड़ी गई CO2 के कारण जो सी वाटर है वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण से जो फीमेल गेमिट है उसके चारों जो जेली एनवलप है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा है बाई एक्टिवेशन ऑफ प्रोनेज एंजाइम। ये उदाहरण है फ्रॉग और टोड के अंदर। फ्रॉग और टोड के अंदर जो जेली एनवलप है फीमेल गेमिट का वो स्पर्म के प्रोनेज एंजाइम के द्वारा डिग्रेड होता है या तोड़ा जाता है, उसको नष्ट किया जाता है। इसी तरह तीसरा जो मेथड है या तीसरा जो प्रकार है केमिकल मेथड वो बाई एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो स्पर्म या मेल गेमिट के अंदर पाया जाता है और फीमेल गेमिट जैसे सी अर्चिन, एरिस्टोटल लैंटर्न के अंदर जो मेल गेमिट के अंदर फोस्फोलिपिड ए पाया जाता है, फोस्फोलिपिड ए पाया जाता है एग एनवलप में, तो उसको गलाने या नष्ट करने का जो काम है वो मेल गेमिट के ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। इस तरह से रासायनिक विधियों के द्वारा, जैसे पहला है जो जल है उसका अम्लीकरण करके उस अम्लीकरण के कारण जेली एनवलप नष्ट होता है। दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ प्रोनेज एंजाइम। जो प्रोनेज एंजाइम है मेल गेमिट का उसके द्वारा वो एक्टिव होता है और एक्टिवेशन के बाद उस एंजाइम के द्वारा जेली एनवलप को डिसोल्व किया जाता है, नष्ट किया जाता है। और बाई एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम मेल गेमिट या स्पर्म का ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होकर फोस्फोलिपिड ए जो सी अर्चिन के एग में पाया जाता है उसको गलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन में पहला जो पॉइंट है वो है स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी का अर्थ यहाँ पर ये है कि मेल गेमिट का चलना या गति करना का मतलब यहाँ पर ये है जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट की पीएम आपस में मिलती हैं तो उस मिलने के कारण उद्दीपन या स्टिमुलस का काम करती हैं। वो जो मिलना है, कांटेक्ट है, वो स्टिमुलस का काम होता है। उसी के कारण जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो होती है
और एक्रोसोमल रिएक्शन का अर्थ यह है कि एक्रोसोम के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी प्रकृति लाइटिक होती है, लयनकारी, और वो लयनकारी एंजाइम्स बाहर रिलीज होंगे और रिलीज होने के बाद जितने भी एग्रोनल है उनको गलाएंगे, नष्ट करेंगे, जिसके कारण से मेल गेमिट के लिए रास्ता बनेगा। अर्थात रास्ता बनाने का जो काम है वो एक्रोसोम में पाए जाने वाले लाइटिक एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है, जिससे मेल गेमिट जो है वो फीमेल गेमिट के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर सके, जिससे निषेचन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो स्पर्म मोटिलिटी या मूवमेंट ऑफ मेल गेमिट, ये एक्सपेरिमेंट या इसका जो स्टडी है वो सी अर्चिन अरिस्टोटल लैंटर्न में किया गया था। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्पर्म कांटेक्ट विद एग जेली, जैसे ही मेल गेमिट का संपर्क होता है एग जेली के साथ, तो उस संपर्क मात्र से वो संपर्क एक स्टिमुलस का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बाह्य माध्यम से बाहर से इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, अर्थात उस जेली एनवेलप के अंदर बाहर से जहां पर मीडियम है, जल है, वहां पर पाए जाने वाले कैल्शियम आयन उसके अंदर आएंगे। ठीक है, कैल्शियम आयन अंदर आएंगे किसके, एक्रोसोम के। जो मेल गेमिट का जो एक्रोसोम है उस संपर्क हुआ, संपर्क होते ही बाह्य माध्यम में जो कैल्शियम आयन है वो एक्रोसोम में प्रवेश करेंगे, इंटर करेंगे। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसके दो रिजल्ट होंगे। पहला, इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, अर्थात एक्रोसोम से मेल गेमिट से हाइड्रोजन आयन बाहर जो ईसीएफ है या बाह्य माध्यम है उसमें जाएंगे, और साथ ही साथ बाह्य माध्यम से सोडियम आयन है वो एक्रोसोम के अंदर आएंगे। ठीक है, दूसरा जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, जो प्रभाव होगा, वो एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल। एक्रोसोमल वेसिकल जो है उसका बाह्य बाहर की ओर या आगे की ओर परिवर्धन होगा, बढ़ेगा वो एक्सोसाइटोसिस, जैसे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है सेल का अंदर की तरफ इनवर्स होना, और एक्सोसाइटोसिस बाहर की तरफ, बाहरी परवल का निर्माण। तो एक्रोसोमल वेसिकल है वो आगे की ओर, बाहर की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन आयन एक्रोसोम से बाहर जा रहे हैं और सोडियम आयन और कैल्शियम आयन बाह्य माध्यम से एक्रोसोम के अंदर आ रहे हैं, जिसके कारण से क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर पीएच है वो बढ़ जाएगी। किसकी, एक्रोसोम की इंट्रासेलुलर जो पीएच है वो बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ने से क्या होगा, दो इंपैक्ट होंगे, उसके दो प्रभाव होंगे। एक्टिन पॉलीमराइजेशन, एक्टिन जो प्रोटीन है उसका पॉलीमराइजेशन होगा, पुनर्विन्यास होगा, इसकी वजह से इंट्रासेलुलर पीएच के बढ़ने से। ठीक है, दूसरा इसका इंपैक्ट होगा, प्रभाव होगा, एक्टिवेशन ऑफ डायनीन एटीपीएज। डायनीन एटीपीएज जो एंजाइम है वो डायनीन प्रोटीन के ऊपर काम करता है, जो एक्रोसोम के अंदर पाई जाती है। तो उस डायनीन एटीपीएज का एक्टिवेशन या सक्रियण होगा, और इस एटीपीएज के द्वारा जो एटीपी, जो आवश्यक एटीपी है, उसकी उपलब्धता इस डायनीन एटीपीएज के द्वारा की जाएगी। अब एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हो गया और डायनीन एटीपीएज एक्टिवेट हो गया। क्यों, इंट्रासेलुलर पीएच बढ़ गई। तो एक्टिवेशन, जो एक्टिन पॉलीमराइजेशन है, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। जो एक्रोसोमल प्रोसेस, जो एक्सोसाइटोसिस हुआ है एक्रोसोमल वेसिकल का, तो एक्टिन पॉलीमराइजेशन होने के कारण उसका जो आकार आकृति है वो और बढ़ जाएगी। एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, अर्थात एक्रोसोमल वेसिकल है वो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, एक्टिवेशन ऑफ डायनीन एटीपीएज और एक्टिन पॉलीमराइजेशन के कारण, जैसे मान लीजिए पहले जो मेल गेमिट है, स्पर्म की ये स्थिति है, मैं अगर आपको एग्जांपल से डायग्राम से बताऊं, तो जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये एक्रोसोम है, ठीक है, ये टेल है। अब जैसे ही एक्टिन पॉलीमराइजेशन होगा और एक्टिवेशन ऑफ डायनीन एटीपीएज होगा, तो इसकी स्थिति क्या होगी, धीरे धीरे ये स्थिति होगी, उसके बाद इसकी स्थिति ये स्थिति होगी, और एक नुकीली संरचना ऐसे एक्रोसोमल, ये एक्सोसाइटिस
एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। इस तरह से स्पर्म की जो मोटिलिटी का अर्थ यहाँ पर ये है, जैसे अर्ली स्टेज में जब कांटेक्ट किया था स्पर्म ने, उसकी स्थिति ये थी, जब मेल गेमेट का एग जेली के साथ संपर्क हुआ था तो मेल गेमेट की स्थिति ये थी, अब स्थिति उसकी ये हो गई है, तो इतनी दूरी उसने तय कर ली है, अर्थात आकार आकृति में परिवर्तन होने के कारण जो मेल गेमेट है उसका एक्रोसोम या अग्रभाग इतना बड़ा हो गया है। तो यही स्पर्म मोटिलिटी है, न कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक है, तो स्पर्म मोटिलिटी का मतलब ये है कि मेल गेमेट का अपनी आकार आकृति में परिवर्तन के कारण बढ़ोतरी होना, उसकी आकार आकृति में बढ़ोतरी होना, इस तरह से इतना बड़ा हो गया है मेल गेमेट। और कौन सा भाग हुआ है? एक्रोसोम सिर्फ, क्योंकि एक्रोसोम पेनिट्रेट होकर एक्रोसोम अपने लाइटिंग एंजाइम बाहर निकालेगा और बाहर निकालने के बाद जितने भी एगोनल उनको गलाएगा, तो इस तरह से ये एक रास्ता बन गया है। इसके लिए इस न्यूक्लियस के लिए ये एक रास्ता तैयार हो गया है और उसी रास्ते से होकर ये जो मेल गेमेट का न्यूक्लियस है ये फीमेल गेमेट के ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। अब आप यहाँ पर बात कर रहा था मैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल, इसके दो प्रभाव होंगे, रिलीज ऑफ लाइटिक एंजाइम्स। जैसे ही एक्रोसोमल वेसिकल्स आकार आकृति में बढ़ेगा, ओवम के जो एग एनोलप है उसके अंदर ये गति करेगा, उस ओवम के साइटोप्लाज्म की ओर बढ़ेगा ये, तो क्या होगा? लाइटिक एंजाइम रिलीज होंगे। लाइटिक एंजाइम रिलीज होने के कारण वो एंजाइम जितने भी एग एनोलप है उनको गलाएंगे, नष्ट करेंगे। और दूसरा इसका प्रभाव होगा एक्सपोजर ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पर जो बाइंडिंग प्रोटीन है उसका एक्सपोजर वो बाहर आएगी, अपने आप को प्रदर्शित करेगी। और बाइंडिंग का मतलब यहाँ पर ये नाम से ही है, बाइंड होगी। जो पीएम है मेल गेमेट की, वो फीमेल गेमेट के पीएम के साथ बंधन बनाने के लिए आवश्यक जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये काम करेगी। इस बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा मेल गेमेट की पीएम फीमेल गेमेट के पीएम के साथ बाइंड होगी। बाइंड होने के बाद दोनों घुल जाएंगे और दोनों घुलने के बाद सतत, जैसे मान लीजिए ये फीमेल गेमेट की पीएम है और ये मेल गेमेट की पीएम है, तो दोनों आपस में संपर्क में आ गई। संपर्क में यहाँ पर जो बाइंडिंग का जो काम किया है वो इस बाइंडिंग प्रोटीन ने किया है, और इसके बाद की जो स्थिति होगी वो इस तरह से ये कंटिन्यूअस हो जाएंगे। दोनों जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूएशन में, तो इस तरह से ये रास्ता, एक जो रास्ता है वे है वो बन गया है मेल गेमेट के न्यूक्लियस के लिए। तो इस तरह से जो स्पर्म मोटिलिटी का अर्थ यही है कि जहाँ पर स्पर्म मेल फीमेल गेमेट के साथ संपर्क कर रहा है उसी स्थान पर अपने आकार आकृति में परिवर्तन कर और ओवम के साइटोप्लाज्म की ओर मूव न करके अपनी आकार आकृति को बढ़ाता है। तो यही स्पर्म मोटिलिटी है। सबसे पहले फिर से मैं आपको बता दूं, संपर्क, दोनों का संपर्क मात्र उद्दीपन का काम करता है, जिसकी वजह से बाह्य माध्यम से एक्रोसोम के अंदर कैल्शियम आयन आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्रोसोम से हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे, और जब हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज है आयन है, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज आयनों की अधिकता होने के कारण और अंदर कमी होने के कारण उसको मेंटेन करने के लिए बाहर से सोडियम आयन अंदर आएंगे एक्रोसोम के अंदर। जब आयनों का एक्सचेंज होगा तो उसके परिणाम स्वरूप अंदर की एक्रोसोम के अंदर की जो पीएच है वो बढ़ जाएगी। पीएच बढ़ने के कारण उसके दो प्रभाव होंगे, एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होगा और डायमीन एटीपीएज का एक्टिवेशन होगा। एक्टिन पॉलीमराइजेशन के कारण जो एक्रोसोमल प्रोसेस है वो आकार आकृति में अंदर की ओर ओवम के साइटोप्लाज्म की ओर बढ़ेगी, और डायमीन एटीपीएज का एक्टिवेशन होने के कारण और एक्रोसोमल प्रोसेस के बढ़ने के कारण, दोनों जो कारण है वो रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होगा कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो बढ़ेगी। दूसरा जो इम्पैक्ट है आयनों के एक्सचेंज के कारण, कैल्शियम आयनों का अंदर आना,
हाइड्रोजन आयनों का बाहर जाना और सोडियम आयनों का अंदर आना एक्रोसोम के अंदर। उसके कारण क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल। एक्रोसोमल वेसिकल बाहर की ओर परवर्त के रूप में, बाहर मतलब ओवम के साइटोप्लाज्म की ओर परवर्त के रूप में बाहर निकलेगा, जिसके दो परिणाम होंगे। पहला, रिलीज ऑफ लाइटिक एंजाइम, जितने भी लाइटिक एंजाइम है एक्रोसोम के अंदर वो बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे, जो कि एग एनवेलप को गलाने का काम करेंगे। दूसरा, एक्सपोजर ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन का एक्सपोजर होगा या बाइंडिंग प्रोटीन अपने आप को प्रदर्शित करेगी, जिसके कारण ओवम पीएम और स्पर्म पीएम आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड होंगी और बाइंड होने के बाद अंततः दोनों एक दूसरे के सतत वहां पर वो गल जाएंगे कंटिन्यूएशन में। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कंटिन्यूएशन, ये ओवम पीएम है, ये स्पर्म पीएम है, तो ये कंटिन्यूएशन में, जिससे मेल गैमेट के न्यूक्लियस के लिए रास्ता तैयार हो गया है। इस तरह से एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद जो पेनिट्रेशन का अर्थ यहाँ पर है कि एक्रोसोमल प्रोसेस के द्वारा एग एनवेलप, जितने भी एग एनवेलप हैं उनको भेद कर पेनिट्रेट किया जाता है और मेल गैमेट के केंद्र के लिए रास्ता बनाया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन निश्चित हो सके। धन्यवाद।